Hello and welcome to the YouTube channel of Super Coaching IAS by Textbook. I am Manki Babeja and once again आप सभी का स्वागत है कंसेप्टोनॉमिक सीरीज में, जहाँ पे हमारा एजेंडा इज बेसिकली किसी भी कॉन्सेप्ट के डेप्थ में नहीं जाना। पहले भैया हम कॉन्सेप्ट को समझ तो ले, फिर डेप्थ में भी चले जाएंगे। सो द होल एंड सोल एजेंडा ऑफ द कंसेप्टोनॉमिक सीरीज इज टू अंडरस्टैंड दी टर्म्स सो दैट जब हम कल को एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़े उस टॉपिक से रिलेटेड तो हम अटके ना किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, तो आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं इज द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है ना। सो ऑलमोस्ट कुछ 4-5 दिन पहले हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने बोला था कि इंडिया में जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो गई है। इसको ये मत लेना कि भैया टोटली एलिमिनेट हो गई है, नहीं, बहुत हद तक रिजॉल्व हो गई है। ठीक है, अब ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होती क्या है ये हमारे लिए पता करना ज़रूरी है। अब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, आपको पता है कि सीधा तो मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट जो होता है उसके ऊपर नहीं लेके जाती, पहले मैं आपको उसके बेसिक्स और जाके डीप में उसकी रूट्स पकड़ के समझाती हूँ एंड देन आई कम टू दी मेन कॉन्सेप्ट। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना ज़रूरी है, सबसे पहले हमें बैलेंस शीट समझना ज़रूरी है। अगेन कॉमर्स वाले बच्चों को बैलेंस शीट क्या होती है भली भांति पता होगा, लेकिन जो आर्ट्स वाले मेरे प्यारे बच्चे हैं, साइंस बैकग्राउंड जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं वो वाले बच्चे, वो कहाँ जाएं, वो कंसेप्टोनॉमिक सीरीज में आए। ठीक है ना। सो बेटा बैलेंस शीट क्या होता है, नाम से अगर डर लग रहा है तो ऐसे समझो ये हमारा एक खाता होता है, एक अकाउंट होता है जो हम मेंटेन करते हैं। अब इस अकाउंट में हम किस चीज़ का हिसाब रखते हैं, किस चीज़ का हिसाब रख रहे हैं बैलेंस शीट में, हम अपनी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। अब ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज सुनने में तो आई नो थोड़ा सा लग रहा होगा हो फिर से नए दो टर्म्स। तो बेटा असेट्स और लाइबिलिटीज सबसे पहले समझाती हूँ। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी इज एनीथिंग विच इज़ योर जिम्मेदारी। ठीक है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अगर आपने अपने दोस्त से 200 रुपये उधार लिए हैं तो वो आपके क्या हैं, वो पैसे आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको वो पैसे अपने फ्रेंड को लौटाने हैं। तो जब आप अपने मान लीजिए फ्रेंड से 200 रुपये उधार ले रहे हो, ठीक है ना, अब आप ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन तो डेफिनेटली नहीं लिखते हो, लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको क्या मेंटेन करनी पड़ती है, बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ती है। बिजनेस करते हुए मान लीजिए आपने बैंक लोन लिया, तो अब आप उसको कहाँ पे लिखोगे, वरना तो भूल जाओगे आप। ठीक है ना, आपको कैसे पता चलेगा आपके पास कितना पैसा खुद का है, कितना पैसा आपने उधारी ले रखा है। तो आप ये क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, वहाँ पे आप लिखोगे बैंक लोन। ठीक है ना, बैंक लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक। ठीक है ना, तो ये हो गई लायबिलिटीज जो आपकी जिम्मेदारी है, जिसको आपको वापस लौटाना है। असेट्स क्या होते हैं, असेट्स जो होते हैं जो आपकी खुद की पूंजी है। ठीक है ना, जो आपके लिए फ्यूचर में आपको रिटर्न जनरेट करके देगी, फ्यूचर में क्या करेगी, रिटर्न्स जनरेट करेगी। जैसे कि आपने कोई लैंड खरीदा, ठीक है ना, अब फ्यूचर में चल के आप इस लैंड को रेंट पे भी चढ़ा सकते हो, इस लैंड को लीज पे दे सकते हो, इस लैंड को सेल भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो लैंड क्या, ज़मीन आपने खरीद ली, ये ज़मीन आपकी हो गई, फ्यूचर में आपको यही लैंड क्या आपको रिटर्न्स लाके देगी। तो बैलेंस शीट बेसिकली क्या होता है, एक खाता होता है जिसमें आपकी पूंजी जितनी है, असेट जितनी है, उसका हिसाब रखते हो, साथ ही साथ आपने कितने साल में पूरी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रखी हैं, उसका हिसाब आप लिखते हो। ठीक है, इतना समझ आया। चलो थोड़ी सी अब स्टोरी हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी अभी हमने बात करी थी कि जब हम लोन लेते हैं, जब हम लोन लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है, जिम्मेदारी। ठीक है ना, बैंक से मैंने लोन लिया, ये किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, मान लीजिए ये नानकी लिमिटेड की बैलेंस शीट बन रही है। नानकी लिमिटेड की जब बैलेंस शीट बनी, कंपनी है, ठीक है ना, तो उसकी बैलेंस शीट बनी और उसमें दिखाया कि लायबिलिटीज़ है। क्यों, क्योंकि मैंने लोन लिया है। जब लोन लेते हैं, लिया है, तो ये क्या है, जिम्मेदारी। ठीक है ना, अब आप ये देखो, जब मैंने लोन लिया है तो ये किसी ने दिया भी तो होगा। ठीक है, हाँ दिया है मैम, आपको HDFC बैंक ने लोन दिया है। ठीक है ना, तो HDFC बैंक इस लोन को कहाँ शो करेगी, वो भी अपनी बैलेंस शीट बना रही है, जैसे मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाई, तो HDFC बैंक भी तो अपनी बैलेंस शीट बना रहा होगा। तो HDFC बैंक ने ये जो लोन दिया है, जो लोन दिया है उसको वो कहाँ पे अपनी बैलेंस शीट में शो करेगी, लायबिलिटीज़ या असेट्स में। लायबिलिटी थोड़ी शो करेगी, उसने तो लोन दिया है, लायबिलिटी तो वो मेरे लिए हुई क्योंकि लोन मैंने लिया था, तो वो उसको शो करेगी अपने असेट्स में। लोन
गिवन टू नानकी लिमिटेड। आप कहोगे मैम ये उसके लिए असेट क्यों हुआ? तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया असेट क्या होता है। असेट वो होता है जो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स जनरेट करके देता है, ठीक है ना। तो ये HDFC बैंक की जब मैं बैलेंस शीट बना रही थी तो इसने यहाँ पे क्या लिखा, लोन गिवन टू नानकी लिमिटेड। क्यों? क्योंकि नानकी लिमिटेड इसको क्या रिटर्न में देगी, इसको रिटर्न में देगी इंटरेस्ट इनकम। फ्री में थोड़ी HDFC मुझे लोन दे देगा भाई, ब्याज तो देना पड़ेगा। तो जो मैं ब्याज भर रही हूँ HDFC बैंक को, वो उसके लिए क्या है, रिटर्न्स है। तो इसलिए जब हम लोन देते हैं, जब भी कोई बैंक लोन देता है तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, असेट। और जब भी हम बैंक लोन लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, जिम्मेदारी। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस थी नहीं थी। तो हमने क्या समझा अभी, व्हाट इज बैलेंस शीट, ठीक है ना। और हमने समझा जब हम लोन देते हैं तो हमारे लिए असेट है, जब हम लोन लेते हैं तो हमारे लिए जिम्मेदारी है। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब आप ये मान लो कि यहाँ पे HDFC बैंक है, उसने लोन दिया, ये हमने उसकी लाइबिलिटी, ये हमने असेट बनाया, ठीक है ना, पोजीशन। और यहाँ पे है नानकी लिमिटेड, ठीक है। नानकी लिमिटेड एक कंपनी है, इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी कंपनी खोलूँ जिसमें आप सब शेयर होल्डर भी बनो, राइट। चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे ये लाइबिलिटी असेट, यहाँ पे मैंने लोन लिया, यहाँ लिख लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे लोन दिया, ठीक है। इतनी स्टोरी समझ आई? ओके। अब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बेसिकली क्या कह रहा है, इट इज़ अ सिनेरियो वेयर बोथ बैंक्स एंड कॉर्पोरेट फेसेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस साइमल्टेनियसली। मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ लोचा हो रहा है। कहाँ हो रहा है, नानकी लिमिटेड है, उसने लोन लिया था कि मैं ना इससे एक नई मशीन लगाऊंगी और वो मशीन से मैं नया प्रोडक्ट बनाऊंगी और वो प्रोडक्ट जब मैं मार्केट में बेचूंगी तो मेरे को पैसा मिलेगा। वो पैसे से मैं कुछ तो अपना प्रॉफिट निकालूंगी और प्रॉफिट निकाल के कुछ पैसा वापस एज इंटरेस्ट किसको दूंगी, HDFC बैंक को दूंगी। अब क्या हो गया, लग गया लॉकडाउन। अब लग गया लॉकडाउन तो ये ना तो मशीन चली, ना ये प्रोडक्ट बना, ना ये पैसा आया, ना प्रॉफिट आया। अब पैसे ही नहीं आ रहे तो इंटरेस्ट देना तो दूर की बात है। तो मैंने क्या किया, मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने पूरी नहीं करी। मेरी जिम्मेदारी क्या थी, जो मैंने लोन लिया था ना मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही हूँ, ना ही मैं उसके ऊपर जो लोन की किस्त है वो उतार रही हूँ। तो प्रॉब्लम मेरी बैलेंस शीट में हुई थी यहाँ पे। अब मेरी बैलेंस शीट में गड़बड़ हुई तो क्या यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं लिंक्ड है। यहाँ गड़बड़ हो रही है भाई, यही तो सेम लोन अमाउंट यहाँ दिख रहा है, लोन दिया था। HDFC की भी इनकम गड़बड़ नहीं हो गई? क्यों? HDFC को लग रहा था हाँ भैया लोन दिए नानकी बवेजा लिमिटेड को, वहाँ से इंटरेस्ट इनकम आएगी, आ ही नहीं रही। यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे डिस्ट्रेस हुआ तो उससे कहाँ पे डिस्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, इन दी बैलेंस शीट ऑफ दी बैंक्स ऑल्सो। सो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है कि भाई बीच में ऐसा टाइम आया था इंडियन इकोनॉमी में 2008-10 अराउंड, जब इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सपैंडिंग, तो बैंक्स ने डिफरेंट कॉर्पोरेट्स को बहुत ईजी टर्म पे लोन्स दिए, ठीक है ना। अब वो जो लोन्स दिए वो कंपनीज ने, कंपनी को भी लगा था भैया हम तो बहुत पैसे कमाने वाले हैं और हम वापस पैसा चुका देंगे। तो वो पैसा कमाया नहीं गया, ग्रोथ रेट अचानक डिक्लाइन हो गया। अब ये जो कंपनीज थी, जो कॉर्पोरेट्स थे, उन्होंने लोन जो लिया था वो वापस दिया नहीं, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो था वो चुकाया नहीं। तो यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ और उस वजह से जो बैंक्स की बैलेंस शीट है वो भी वहाँ पे भी क्या हो गई, वहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ये मत एक्सपेक्ट करना कि इसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे, बस मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाने। एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग हम आगे डिकोडिंग इकोनॉमी में डेवलप करेंगे या किसी और सीरीज़ में। कंसेप्टोनॉमिक्स का बेसिकली सिंपल एजेंडा है, आपको कंसेप्ट को, किसी टर्म को बहुत सिंपल भाषा में समझाना, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की। तो कॉर्पोरेट ने अपनी बैलेंस शीट में गड़बड़ करी, उसका इम्पैक्ट बैंक की बैलेंस शीट पे भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों बैलेंस शीट्स कहीं ना कहीं लिंक्ड है, डिपेंडेंट है। सो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, इन दिस द बैंक्स बैलेंस शीट इज अंडर स्ट्रेस ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट्स टू रीपे बैक द लोन दे हैव टेकन। बैंक की कोई गलती नहीं है, बैंक की बैलेंस शीट क्यों सफ़र कर रही है? क्योंकि नानकी लिमिटेड ने जो प्रॉमिस किया था कि जो मैं आपसे लोन ले रही हूँ ना HDFC, आपको टाइम से चुकाऊंगी, उसके ऊपर ब्याज भी टाइम से दूंगी, तो वो कंपनी जो है वो मुकर गई। तो यही सेम सिचुएशन हुई थी इंडिया में एंड 2016-17 अराउंड ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी
कि एक नया टर्म कॉइन हुआ, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया में जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, बहुत सारे बच्चे समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो इस पर भी वीडियो बना दूंगी मैं। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कि जो दोनों बैलेंस शीट्स हैं, स्पेशली बैलेंस शीट्स ऑफ दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, उनकी बैलेंस शीट तो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रेस में थी। दैट इज़ वाई अ न्यू प्रॉब्लम केम, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। आज का क्या स्टेटस है इसका? आज का स्टेटस ये है कि गवर्नमेंट ने इतने सारे स्टेप्स लिए हैं इन लास्ट 6-7 ईयर्स कि जो अब ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, कि दोनों बैलेंस शीट जहाँ पे गड़बड़ में चल रही हैं, वो काफ़ी हद तक क्या हो गई हैं, काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई हैं विद ऑल ड्यू एफर्ट्स फ्रॉम दी इंडियन गवर्नमेंट एंड आरबीआई। अब क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड हम तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, तो हमारे को ट्रेंड पता होना ज़रूरी है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ऐसे असेट्स जिन्होंने परफॉर्म करना बंद कर दिया है। तो ये जो असेट था, जो एचडीएफसी के लिए जो लोन दिया था उसने नानकी लिमिटेड को, वो उसके लिए क्या था? असेट। इस असेट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया है, तो वो मेरे लिए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो ऐसे लोन्स, ऐसे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का इंडिया में लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड यू कैन सी दिस फिगर अराउंड 2017-18 इट वॉज एट इट्स हाइएस्ट। और 2018 ऑनवर्ड्स इफ़ यू सी गवर्नमेंट के कॉन्क्रीटेड एफर्ट से आप ये देखोगे क्या है? इज इट डिक्लाइनिंग? येस। कैन वी से इट इज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंट मतलब ईयर ऑन ईयर, कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग? येस, it is constantly declining. So that has been the trend in non-performing assets, and I hope आपको twin balance sheet problem, अब भी कोई भी न्यूज़ पढ़ोगे twin balance sheet problem से related, अब आपको काफ़ी इसी तरीके से समझ आ जाएगी. You will be able to better resonate with that news, and that is my sole agenda to bring the Conceptonomics series, right? So thank you and see you soon, and do not forget to mention द नेक्स्ट टॉपिक जो आप मुझसे समझना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. टिल देन सी यू सून एंड गुड बाय.